हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे एपिसोड सुना चुके हैं। हम अगला एपिसोड सुनाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी वीडियोस देखता है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं हम अपने एपिसोड की तरफ। जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड में सुना था कि विशाख को तपस्वी एक वरदान देते हैं, जिससे उसके सपने सच हो जाते हैं। जैसा वो चाहता है उसका हो जाता है। जैसे कि आपने उसके सुने थे विशाख के कि सारे सपने सच होते जा रहे हैं और वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। उसके बाद राजा उन्हें एक दंड देते हैं कि उन्हें या तो उन्हें कारागार में जाना होगा या फिर उन्हें कर देना होगा। आइए हम सुनते हैं आगे की कहानी को। आगे की हम कहानी सुनते हैं। हमने सुना था कि विशाख को राजा दंड देते हैं कि या तो 7 वर्ष का कारावास दिया जाएगा या फिर उन्हें कर खजाने में जमा करवाना होगा। आइए सुनते हैं हम आगे की कहानी। राजा का आदेश सुनकर विशाख के होश उड़ गए। विशाख ने पहले कभी भी इतनी कठिनाई का सामना नहीं किया था। बदकिस्मती से उसका ससुर भी उसी समय बीमार हो गया और कुछ समय बाद उसका स्वर्गवास हो गया। अब विशाख को मार्गदर्शन देने के लिए कोई भी नहीं बचा। एक रात जब विशाख सो रहा था, उसने पुनः एक सपना देखा कि वह पाटलिपुत्र का राजा बन गया है और अपने शत्रुओं को झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में सजा दे रहा है। विशाख फौरन उठ बैठा। अपनी पत्नी मालिनी को जगाकर उसने उसे उस सपने के विषय में बताया। उस सपने को सुनकर मालिनी खुशी से बोली, स्वामी, यह तो बहुत ही अच्छा सपना है। अगर आप पाटलिपुत्र के राजा बन जाएंगे तो आपको किसी तरह का कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। आप अपने सारे शत्रुओं को दंडित भी कर सकेंगे और हम चैन व आराम से अपना जीवन जी सकेंगे। अब आप तपस्वी के मंत्र के प्रयोग के द्वारा अपने इस सपने को भी सच हो जाने दीजिए। मालिनी की बात सुनकर विशाख चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। उसने मालिनी से कहा कि वह तपस्वी से मिलने जंगल जा रहा है और ऐसा कहकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसने तपस्वी के पास जाकर अपना सिर झुकाया और बोला, हे महान तपस्वी, मैं आपके द्वारा दिए गए उस अनूठे मंत्र का प्रयोग 2 बार कर चुका हूँ और इससे मुझे लाभ भी हुआ, किंतु मैं तीसरी बार उस मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहता। आप मंत्र शक्ति मुझसे वापस ले लीजिए। विशाख की बात सुनकर तपस्वी मुस्कुराते हुए बोला, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें ज्ञान का प्रकाश इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं इस मंत्र की शक्ति को अभी समाप्त करता हूँ। अब तुम इसकी शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो। अब तुम जा सकते हो। यह कहकर तपस्वी पुनः ध्यानमग्न हो गए। विशाख ने वापस पाटलिपुत्र लौटकर अपनी संपूर्ण संपत्ति बेच दी और राजा के आदेश अनुसार उसने राज्य के सभी कर कुछ ही दिनों के भीतर चुका दिए। फिर थोड़े से धन के साथ विशाख व उसकी पत्नी मालिनी पाटलिपुत्र छोड़कर एक छोटे शहर में जाकर बस गए, जहां विशाख ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। फिर वह और मालिनी सुख से रहने लगे और इस तरह अपना शेष जीवन उन दोनों ने चैन व आराम से बिताया। कथा सुनाकर वेताल बोला, हे राजन, अब यह कथा समाप्त हो चुकी है। विशाख चाहता तो तीसरा सपना सच कर सकता था और राजा बन सकता था। देखा जाए
तो उसने इस तरह से अपने शत्रुओं को दंडित करने का एक सुनहरा मौका छोड़ दिया। तीसरी बार मंत्र का प्रयोग न करके क्या उसने मूर्खता नहीं की? क्या तुम बता सकते हो कि विशाख ने ऐसा क्यों किया? लेकिन याद रखना, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक उत्तर जानते हो। अगर तुमने ठीक उत्तर दिए तो मैं उड़कर फिर से बरगद के पेड़ पर पहुंच जाऊंगा। परंतु सही उत्तर जानने के बाद भी अगर तुमने मुझे गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर बेताल चुप हो गया। बेताल के चुप होने के बाद राजा विक्रम बोला, अगर हमारे सभी सपने सच होने लगे तो हमारा जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। सुख दुख, सफलता असफलता हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। इनके अतिरिक्त यदि हर आदमी के सपने यूं ही सच हो जाएं, तो परिश्रम की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। फिर कोई भी मेहनत नहीं करेगा। वह तपस्वी विशाख को परिश्रम की महत्ता ही समझाना चाहता था। जब बिना किसी परिश्रम के विशाख एक धनी आदमी का दामाद बन गया तो लोग उससे जलने लगे। इसी तरह जब वह करोड़पति बन गया तो उसके अनेक शत्रु भी बन गए। तपस्वी के द्वारा दिए गए मंत्र से विशाख अपने सपने तो सच कर सकता था, परंतु उन सपनों के सच होने के बाद जो चुनौतियां उसके जीवन में आई थी, उनका सामना तो उसे स्वयं ही करना था। अगर तीसरी बार भी वह अपने सपने को सच करके राजा बन जाता तो वह अपने शत्रुओं को दंडित भी कर पाता और एक सुखमय जीवन भी जी पाता। परंतु इसके साथ ही उसे वह सारे कर्तव्य भी निभाने पड़ते जो एक राजा निभाता है। एक राजा का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा होता है। इतने विशाल राज्य की बागडोर संभालना, प्रजा को प्रसन्न रखना और एक राजा के सभी दायित्व निभाना कोई सरल कार्य नहीं था। इसी कारण विशाख को यह एहसास हुआ कि उसने ये सभी गुण नहीं थे। इसलिए उसने तपस्वी से यह प्रार्थना की कि वह अपनी मंत्र शक्ति को वापस ले ले। राजा विक्रम की बातें सुनकर बेताल बोला, विक्रम, तुमने वही उत्तर दिया जो मैं तुमसे सुनना चाहता था। उसने विशाख के मन को पूरी तरह समझा है। क्योंकि तुम बोल पड़े हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और बेताल उड़कर फिर से बरगद के पेड़ पर जा बैठा और विक्रम अपनी तलवार लेकर एक बार फिर उसके पीछे दौड़ने लगा। तो आया ना मजा इस कहानी का। अब बहुत से लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे कि भाई जब आसानी से चीजें मिल रही हैं तो मजा क्यों ना लिया जाए। पर एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपको सारी चीजें आसानी से मिल गई तो क्या फायदा। जब तक हम उन पाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करेंगे, कुछ यत्न नहीं करेंगे, तो कुछ टाइम के लिए तो हम उन चीजों को एंजॉय करेंगे, पर कुछ टाइम बाद हम उनसे बोर हो जाएंगे, फिर कुछ नया। ऐसे ही जो आसानी से चीजें मिल गई उनका मजा ज्यादा दिन नहीं रहता। इसलिए यत्न करते रहो और मजे लेते रहो। अच्छी थी ना कहानी। बेताल ने कहानियां तो बहुत अच्छी सुनाई हैं राजा विक्रम को, पर बेताल ऐसा कर क्यों रहा है? बार बार कहानियां सुनाई जा रहा है और राजा विक्रम से जवाब भी मांगता है और फिर से बरगद के पेड़ पर चला जाता है। क्या होगा आगे? क्यों बेताल राजा विक्रम के साथ नहीं जा रहा है? सुनेंगे हम आगे इसी तरह अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियां। तब तक आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।